देखो सुन लो सारे लोग, ये जो बीसीके की क्लास है ना, इससे इकोनॉमिक्स के नंबर तय होते हैं, क्योंकि ये पोर्शन अपने आप में 40 नंबर का है। तो फिर वही होता है ना कि बोरिंग के कारण जब अपन कोई चीज छोड़ देता है, तो वो चीज हो नहीं पाती। ठीक है ना। हर समय जरूरी थोड़ी है कि टेक्निकल टेक्निकल बात है। ये है वैसा वाला टॉपिक लाइट, ठीक है ना, थोड़ा सा ड्राई तो, लेकिन करना तो है ही नहीं। ठीक है। चलो, डेमोग्राफिक एनवायरमेंट। डेमोग्राफिक जो है ना, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉपुलेशन, बस ये ध्यान रख लो, सबसे मेन यही। डेमोग्राफिक्स जो है उसका मतलब ये है कि पॉपुलेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है। डेमोग्राफिक्स का मतलब क्यों रे है, टाइम भी नहीं आ सकता उसको, क्यों बोलूं? हाँ, उसको नहीं बोलेंगे, तुम्ही को बोलेंगे। समझ में आ रहा है? ठीक है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉपुलेशन, ये ध्यान रखना, जब भी डेमोग्राफिक आएगा तो मतलब हम जनसंख्या की विशेषताएं पढ़ रहे हैं। आ रहा है समझ? ठीक है ना। फिर मतलब उनकी इनकम, एजुकेशनल, एसेट ओनरशिप, किसी भी पर्टिकुलर एरिया में, डिस्ट्रिक्ट में, कंट्री में, है ना। मैंने आपको बताया था पॉपुलेशन के बारे में, जिसमें भी दिया रहता है वो क्या होता है, डेमोग्राफिक्स। ठीक है ना। एक बिजनेस को ये, उसको डेमोग्राफिक एनवायरनमेंट समझना पड़ता है। ठीक है ना। क्यों डेमोग्राफिक क्यों समझने पड़ता है? क्योंकि पॉपुलेशन जिस तरीके की होगी ना किसी जगह पर, ठीक है, या देश में, उस हिसाब से उनका मार्केट साइज तय होता है। मैकडोनल्ड ने जब सोचा होगा कि चलो बर्गर को पनीर डाल दें, तो उन्होंने इमेजिन किया होगा कि इससे कितने लोग पोटेंशियली हमारा बर्गर डेली बेसिस पे खाएंगे, सैटरडे संडे कितना खाएंगे, तो पोटेंशियल मार्केट साइज उन लोगों ने फेच किया होगा, है ना। तो डेमोग्राफिक ट्रेंड्स, पॉपुलेशन के पर्टिकुलर ट्रेंड्स देखता है। आप 80s की कोई मूवी देखो, पूरा पहनावा आपको उस तरीके का मिलेगा। समझ आ रहा है? ठीक है ना। उस तरीके की कार्स मिलेंगी, उस तरीके के उस तरीके का कल्चर आपको दिखेगा। और आज के डेट में वो पूरी तरीके से बदल चुका है। अरे समझ, टेक्नोलॉजिकल बहुत सारी चीजें मिक्स होती हैं एक्चुअली। समझ रहे? पहले क्या होता था कि भाई चैनल भी एक ही चलता था, दूरदर्शन और वो जो बोल लो, तो सबका डेटा सेम होता था। मतलब ये समझो कि जैसे आज अपन लोग बात कर रहे हैं, कोई कॉमन टॉपिक नहीं होता बहुत बार बात करते। अरे समझ, पहले कोई एक न्यूज होती थी, उसके बारे में सारे लोग डिस्कस करते थे। समझ रहे? जैसे कि इसराइल ने गाजा पे अटैक कर दिया, कितने लोगों को नहीं, कितने लोगों को पता है? तुम लोगों को पता नहीं, है ना। अब ये बहुत टाइम से चल रहा है। अब ये जो है ना, ये ऐसी चीजें हैं जो पहले कॉमन होती थी, तो हर व्यक्ति एक ही चीज के बारे में डिस्कस कर रहा होता है। अभी हमारे इंफॉर्मेशन के सोर्स जो है ना बहुत वेरिड है, अरे समझ, इसलिए वो कॉमन सेंस, ये तो फिर भी बहुत बड़ी बात है, और एक दो हफ्ते चल रही है इसलिए बहुत सारे निकले। नहीं तो फिर तो हर व्यक्ति का इंफॉर्मेशन सोर्स जो है वो डिफरेंट हो चुका है। ठीक है ना। चलो, बात करते पॉपुलेशन साइज। तो ये सब मतलब कैसे एनालाइज करेगा कोई बिजनेस डेमोग्राफिक एनवायरनमेंट को? ठीक है ना। तो कितनी पॉपुलेशन है ना, कितनी पॉपुलेशन है। दूसरा, किस जगह कितनी है, मतलब टोटल निकाल ली, फिर एरिया वाइज निकाल ली, किस कल्चर के लोग कहां पर कितने हैं। समझ में आ रही है बात? कल्चरल कॉम्पोजिशन, एथनिक मिक्स मतलब कि कल्चरल कॉम्पोजिशन।
देखो कल्चर का क्या सीन होता है, एरिया वाइज होता है, समझना। एथनिक मिक्स की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। मान लो कि किसी देश में सब लोग जब सब्जी लेने जाते हैं, कुछ लेने जाते हैं, तो घर से बैग लेकर के जाते हैं। तो दिस डज रिप्रेजेंट कल्चर, समझ रहे हैं? जैसे हमारे यहाँ कैसा है कि भाई सब्जी वाले के पास या कहीं जाते हैं तो अपन यही एक्सपेक्ट करते हैं कि भैया वो बैग देगा। कहीं जगह कल्चर हो सकता है कि बैग्स आर चार्जेबल, कहीं पर कल्चर होगा कि भैया कागज का ही होना चाहिए तभी अच्छा माना जाएगा, समझ रहे हैं? तो दिस दिस ऑल इज द पार्ट ऑफ एथनिक मिक्स। फिर क्या है? इनकम डिस्ट्रीब्यूशन। इनकम डिस्ट्रीब्यूशन मतलब लोगों का इनकम लेवल क्या है। सोच के देखो ना, आपका प्रोडक्ट इंफीरियर है, आपका बिजनेस कैसा है, हर चीज पे फर्क पड़ेगा। किसके पास कितनी इनकम है, कितनी पॉपुलेशन के पास एवरेज इनकम कितनी है, वो सब देखकर। क्लियर है क्या? ठीक है। फिर है ना, ये कौन सा हो गया? डेमोग्राफी, लोगों के बारे में। फिर इकोनॉमिक एनवायरनमेंट मतलब फाइनेंशियल सिस्टम कैसा है, ठीक है ना। तो किसी भी रीजन रीजन या नेशन में इकोनॉमिक सिचुएशन है। देखो बैंक, जैसे कि मनी मार्केट के क्या सिचुएशन है, मनी मार्केट की सिचुएशन क्या है, मतलब लोन वोन का सिनेरियो कैसे है, कितने इंस्टीट्यूशन, और है समझ में। मैन पावर मार्केट मतलब अगर किसी भी पर्टिकुलर काम के लिए कोई वर्कर चाहिए हो तो मिल जाते हैं कि नहीं मिल पाते हैं, इस टाइप। ठीक है ना। विच इन्फ्लुएंस द सप्लाई ऑफ इनपुट्स टू द एंटरप्राइज, द कॉस्ट, क्वालिटी, अवेलेबिलिटी, रिलायबिलिटी ऑफ सप्लाईज। अरे हाँ, इस सब चीजों से किस पे फर्क पड़ता है? रॉ मटेरियल पे फर्क पड़ता है, कॉस्ट पे, क्वालिटी पे, अवेलेबिलिटी पे, रिलायबिलिटी पे, इन सब चीजों पे फर्क। ठीक है ना। किसी भी देश के इकोनॉमिक उसके कारण इफेक्ट एरियाज। तो बिजनेस इकोनॉमिक एनवायरनमेंट से पता लगता है कि लोगों की परचेजिंग पावर कितनी है। प्राइसिंग डिसीजन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, प्रोडक्ट डिसीजन के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट। कौन सा प्रोडक्ट आप लॉन्च करोगे, कौन सा नहीं करोगे। देखो जैसे आप फॉरेन वगैरह कहीं पर भी जाकर के देखोगे ना, तो वहां जो पर्टिकुलर गाड़ियां हैं कौन सी पसंद की जाती हैं, वो बहुत डिफरेंट होता है। समझ आ रही है? ठीक है। इंडिया में, और इंडिया में तो इंडिया अपने आप में इतना डाइवर्सिफाइड है, ठीक है, कि किसी पर्टिकुलर जगह पर जाकर के देखोगे तो वहाँ अलग टाइप की गाड़ियां चल रही है, किसी पर्टिकुलर जगह पे अलग टाइप की गाड़ियां जो है वो पसंद की जा रही है। समझ में आ रही है बात? तो एरिया वाइज भी चीजें जो है वो बदल जाती। इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, टेस्ट, प्रेफरेंसेस ऑफ द मार्केट, हर जगह का मार्केट भी अलग है। ठीक है ना। तो फैक्टर्स, the factors that have impact on external environment include the following। क्या क्या? इकोनॉमिक सिस्टम कौन से होते हैं? कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट और मिक्स्ड। क्या फर्क पड़ता है इनसे? कैपिटलिस्ट है तो फ्री इकोनॉमी है, जिसको जो प्राइसिंग रखना है वो सब फ्री है ना। सोशलिज्म में क्या होगा, सब कुछ कौन डिसाइड करेगा बेटा? रेगुलेटेड बाय द गवर्नमेंट। ठीक है ना। और मिक्स्ड में मतलब पब्लिक भी एग्जिस्ट करेगा और प्राइवेट सेक्टर भी एग्जिस्ट करेगा। क्लियर है? इकोनॉमिक पॉलिसीज, इंडस्ट्रियल पॉलिसी मतलब जितने भी रूल्स प्रिंसिपल्स बनाए जाते हैं ना, काय के लिए? विच डायरेक्ट एंड कंट्रोल द इंडस्ट्रियल एंटरप्राइज। कोई एग्जांपल बता सकते हो? एक्चुअली लीगल पॉलिटिकल में आ जाएगा, लेकिन ठीक है। ये जो है ना, ये लेबर लॉज, ये इसमें कवर होंगे इंडस्ट्रियल पॉलिसी में। ठीक है। सेक्टर स्पेसिफिक हो सकता है। देखो क्या है ना, आप ऐसे समझो कि यहाँ पर बाइफरकेशन दिया हुआ है, क्लासिफिकेशन दिया हुआ है। जेंडरिक सोचो कि इंडस्ट्री को लेकर के सरकार क्या क्या डिसाइड करती रहती है, कितना फॉरेन पार्टिसिपेशन होगा। समझ आ रही है बात? और स्ट्रक्चरिंग कंपनी फॉर्म में होगी कि पार्टनरशिप वगैरह में कर सकते हो। ठीक है। तो ये सब इंडस्ट्री को लेकर के पॉलिसीज हैं। यहाँ लोकल बेचोगे कि एक्सपोर्ट करोगे, है ना।
हमें एक्सपोर्ट इंपोर्ट या किसी भी चीज का वो जो है वो बैन किया जा सकता है, अलाउ किया जा सकता है। सेक्टर स्पेसिफिक इन्वेस्टमेंट अलाउड है इंडिया में और यहाँ के लोगों का इंडिया के बाहर, वो सारा कुछ जो है वो आप कर सकते हो। उसके अलावा लॉज, कानून, कि अगर आप फैक्ट्री चला रहे हो तो वर्कर के वेलफेयर के लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा, वो आ रहा है आपका लीगल पॉलिसी। तो बहुत जुड़ा हुआ सा है, ठीक है। ये जो है ना ये बहुत जुड़ा हुआ सा है। जो ये लीगल है ना, लीगल में जो लेबर लॉज, बहुत सारे लेबर लॉज है, 10-12 लेबर लॉज है, सॉरी 20-25 लेबर लॉज है जो हर फैक्ट्रीज पर, हर फैक्ट्री पर लगता है। उसके अलावा इंडस्ट्रियल पॉलिसी अलग। क्लियर है? पॉलिसी भी रूल्स प्रोसीजर्स यही सब होता है। अच्छा, फिस्कल पॉलिसी मतलब जो बजट वाली चीजें, आ रहा है समझ? ठीक है ना। जब सरकार ये डिसाइड करती है कि कितने ब्रिज बनेंगे, कितना क्या खर्चा करेगी, कितना टैक्स वसूल करेगी, ये सिस्टम ऑब्वियसली बात है किसको इफेक्ट डालता है? बिजनेस को। मॉनेटरी पॉलिसी मतलब कि आरबीआई डिसीजन। भाई अगर महंगाई है तो आरबीआई क्या करेगी? ऐसे मेजर्स लेगी जिससे कि पैसा मार्केट से सोख लिया जाए। उससे क्या होगा? क्या होगा? डिमांड कम हो जाएगी। अरे समझ लो, तो उससे महंगाई कम हो जाएगी। ठीक है। फॉरेन इन्वेस्टमेंट की पॉलिसी की कौन कितना इन्वेस्ट करेगा इंडिया में, इंडिया से लोग बाहर कितना इन्वेस्ट करेंगे। एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी, क्या प्रोडक्ट एक्सपोर्ट कर सकते हैं, क्या एक्सपोर्ट नहीं कर सकते हैं, क्या इंपोर्ट कर सकते हैं, क्या इंपोर्ट नहीं कर सकते हैं। अरे समझ में? एक्सपोर्ट इंपोर्ट में ही फिस्कल पर जुड़ जाता है कि किस पर टैक्स लगेगा, किस पर नहीं लगेगा, लेकिन ठीक है। ठीक है, उसके अलावा और भी चीजें जो इफेक्ट डालती हैं, जैसे कि इंटरेस्ट रेट। इंटरेस्ट रेट कैसे इफेक्ट डालते हैं बताओ? अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ते हैं तो मनी सप्लाई का क्या होता है? कम हो जाता है। उससे क्या होता है? मनी सप्लाई कम होने से डिमांड कम होती है। डिमांड कम होने से बिजनेसेस को अफेक्ट होता है बहुत सारा। ये अभी अपन लोग किस पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं? बिजनेस के एनवायरनमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू पढ़ रहे हैं कि देखो बिजनेस का जो एनवायरनमेंट है उसको बहुत तेजी से प्रभाव पड़ता है। ठीक है। फिर जीडीपी एस्पेक्ट्स, मतलब देखो, अच्छा, ये टैक्स रेट, इन्फ्लेशन रेट, मनी मार्केट, इन सब से ना बिजनेस को फर्क पड़ता है। टैक्स रेट से फर्क पड़ेगा कि नहीं पड़ता? भाई किसी पे टैक्स लगा दिया, प्रोडक्ट महंगा हो गया, कस्टमर नहीं खरीद रहे, बिजनेस को अफेक्ट हो गया सीधे सीधे। इन्फ्लेशन रेट, महंगाई बढ़ गई, लोगों ने लग्जरी आइटम लेना कम कर दिया, क्या खरीद रहे हैं? जरूरत की, नीड की चीजें खरीद रहे हैं। फिर है ना, अब देखो मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसी मतलब बजट और आरबीआई जो बैंकों के लिए रेट डिसाइड करता है वो। ठीक है ना। गवर्नमेंट बजट डेफिसिट मतलब, गवर्नमेंट बजट डेफिसिट का मतलब ये होता है कि बजट में सरकार ने तय किया है कि वो खर्चा ज्यादा करेगी और टैक्स से रेवेन्यू कम नहीं। इससे क्या होता है कि नए नोट छप सकते हैं, डेफिसिट फाइनेंसिंग हो जाती है, तो क्या होता है? वही डिमांड बढ़ जाती है, ये अच्छा है मार्केट के लिए। जीडीपी के ट्रेंड्स बढ़ रहा है, घट रहा है, क्या हो रहा है? ठीक है। फिर कंजम्पशन के पैटर्न, कंजम्पशन के पैटर्न मतलब जैसे मान लो प्रोपेंसिटी ज्यादा है, प्रोपेंसिटी ज्यादा है कंजम्पशन की, मतलब लोग ज्यादा कंज्यूम करते हैं। आ रहा है सब। अनएम्प्लॉयमेंट ट्रेंड्स, ज्यादा लोग अनएम्प्लॉयड है तो हमको सस्ते में बिजनेस के लिए क्या मिल जाएंगे? लोग मिल जाएंगे। आ रहा है सब, सिर्फ लेबर की बात नहीं, स्किल्ड वाले भी। ठीक है। तो देश कैसा चल रहा है उसके बेसिस पे बिजनेसेस पर सीधे सीधे इफेक्ट आता है। फिर कस्टमर रिलेटेड, डिमांड शिफ्ट फॉर डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, इनकम डिफरेंसेस बाय रीजन एंड कस्टमर ग्रुप, प्रोपेंसिटी टू स्पेंड, है ना।
यूज ऑफ डिस्पोजल इनकम, ये सब है। ठीक है, कि कंज्यूमर की डिमांड अगर चेंज हो गई किसी भी कारण से, तो ये ऑब्वियसली बात है क्या होगा, बिजनेस में फर्क आ जाएगा। और एक्सटर्नल ट्रेड, देश का दूसरे देशों के साथ ट्रेड कैसे चलता है, इनफैक्ट एक दूसरे देश का तीसरे देश के साथ ट्रेड कैसे चल रहा है, वो तक हमारे देश को अफेक्ट डाल सकता है। मैंने आपको बताया था ना पेपर वाला एग्जाम्पल, कि यूएस चाइना से सोर्सिंग करता था पेपर की, फिर वो इंडिया से होने लग गई, तो यहाँ पर पेपर के प्राइसेस आसमान छूने लग गए थे लिटरली। 100% का इन्फ्लेशन, मतलब 1000 रुपए की चीज 2000 रुपए में मिलने लगी। समझ में आ रही है ये बात, क्लियर है ये? ठीक है ना, आप इमेजिन करो कि किस लेवल का इसमें करना है। ठीक है, फिर क्या है, जनरल अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट। तो क्रेडिट अवेलेबल होगा, लोग ज्यादा खरीदेंगे, हमारे बिजनेस में फर्क पड़ेगा। ट्रेड ब्लॉक, ट्रेड ब्लॉक वही इंटरनेशनल लेवल पर जो ये करते हैं, ठीक है ना, कि उससे रोक दिया, उससे किसी दूसरे देश से चालू कर दिया ट्रेड। प्राइस के फ्लक्चुएशन हो रहे हैं, ठीक है ना। शिफ्ट टू अ सर्विस इकोनॉमी, मतलब देश में गुड्स से ज्यादा क्या चल रहा है, सर्विस। एक टाइम था आपके इंडिया में बीपीओ खुलने चालू हो गए थे एकदम के लाइन से, ठीक है ना। फिर वर्कर प्रोडक्टिविटी लेवल्स, मतलब वर्कर के प्रोडक्टिविटी लेवल्स किसको डिपेंड करेंगे, आप लोगों ने 12th में पढ़ा होगा। हमारे देश का जो ह्यूमन कैपिटल है, वो हेल्थ और एजुकेशन उस पर डिपेंड करता है। वर्कर के प्रोडक्टिविटी उस हिसाब से फर्क पड़ता है उसको। फिर स्टॉक मार्केट से फर्क पड़ जाता है। तो बेटा इतनी सारी चीजें हैं ना जिससे बिजनेस पे फर्क पड़ता है, कि किन किन चीजों को आप वॉच करोगे। इसलिए बड़ी कंपनीज जो है वो आइडेंटिफाई करके रखे रहती हैं कि किस चीज से क्या फर्क पड़ रहा है। छोटी कंपनीज को बड़ी दिक्कत हो जाती है। क्लियर है? लीगल पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में गवर्नमेंट क्या बोल रही है, तो मतलब गवर्नमेंट कैसे अफेक्ट करती है। तो देखो, अडानी जी ने कितना ग्रो किया, अलग ही लेवल पर ग्रो किया, सबको पता है कि नहीं? क्यों? क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, ठीक है, क्या कहते हैं पॉलिटिकल जैसे हैं, तो वही तो मोदी जी पहले गुजरात में रहे, तो दोस्ती तो है ही। समझ में आ रही है बात? तो ऑब्वियस सी बात है ना, उनके लिए प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो गुजरात बेस्ड, और गुजरात में तुम डेवलपमेंट भी अगर देखोगे अहमदाबाद गुजरात वगैरह में, तो वो बहुत ही अलग लेवल का जो है वो हो गया। समझ में आ रहा है? तो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट से बिजनेस को पर्टिकुलरली फर्क पड़ता ही है। ठीक है, आप अगर देखोगे पॉलिटिकल पार्टीज को जो डोनेशन, वो एक टाइम पे पहले कांग्रेस को जाता था खूब सारा, अब आज के डेट में वो किसको जाता है, बीजेपी को। अभी अगर चुनाव हार गए तो फिर वो डोनेशन जो है वो बदल जाएगा। समझ में आ रही है बात? ठीक है ना, तो ऐसा चलता रहता है। तो हर फर्म जो है उसको, अच्छा गवर्नमेंट जब आती है ना तो अपने हिसाब से उसका एक व्यू रहता है, ठीक है। जैसे कि एमपी में जब कमलनाथ जी की सरकार आई, तो फिर क्या हुआ, उन्होंने कुछ पॉलिसीज लॉन्च करी, फिर सरकार गिर गई, तो शिवराज जी आ गए, तुमने वो सारी पॉलिसीज को रोक लगा। क्या होता है ना, कि जब तक हम पर डायरेक्टली कोई इफेक्ट नहीं आता तब तक हमको पता नहीं लगता। पर इस बात को समझो कि फर्क पड़ता है, कितने सारे बिजनेसेस को किस लेवल का फर्क पड़ा होगा, कोई हिसाब नहीं है इस बात का। समझ में रहे? मतलब तुम समझो कि छत्तीसगढ़ में सरकार ने जब 3 रुपए किलो चावल की स्कीम चालू की थी, तो वहां का कंस्ट्रक्शन का काम बढ़ गया, क्योंकि बहुत सारे वर्कर रहते थे कि भैया है तो अब काम करने की जरूरत नहीं है, वर्कर की शॉर्टेज हो गई। तो इमेजिन करो कि किस चीज से क्या हो रहा है, कुछ हिसाब किताब ही नहीं। समझ में आ रहा है? ठीक है, कि भैया लोगों को प्रॉब्लम ना जाए इसके लिए सरकार ने मान लो कि एक स्कीम लॉन्च, और लोग इतने सेटिस्फाइड है कि भैया बस खाना हो गया अपना, बस क्या चाहिए। अरे समझ नहीं, तो काम करने की जरूरत नहीं। तो ये किस चीज के क्या इफेक्ट आएगा कुछ नहीं जानते हो। पॉलिटिकल, तो गवर्नमेंट और पॉलिटिकल सेम बात ही है। पॉलिटिकल प्रेशर ग्रुप्स इन्फ्लुएंस एंड लिमिट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंसेस कैन बी सीन इन मूवमेंट्स एंड एजुकेशन अगेंस्ट सर्टेन ग्रुप। किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट को लेकर के अगर खुड़ गए तो क्या होता है, फिर उसको लेकर के लड़ाई हो जाती है। अरे समझ लो, पॉलिटिकल पार्टी से अगर किसी की बुराई हो गई तो क्या होगा,
फिर वो उससे बदला निकालेंगे, ऑब्वियसली बात है। ठीक है ना। और एम्प्लॉय यूनियन बन गए, ये भी, इसमें भी पॉलिटिक्स होती है। फिर स्पेशल इंटरेस्ट ग्रुप्स, मतलब कंज्यूमर राइट्स, अगर मान लो पर्टिकुलर माइनॉरिटी राइट, वुमेन राइट्स को लेकर के, अगर मान लो कि आपके बिजनेस से रिलेटेड कुछ ऐसा प्रोडक्ट है, समझ आ रहा है, जिसको लेकर के कोई विशेष, अगर मान लो कि किसी के राइट्स अफेक्ट हो रहे हैं, तो बस फिर तो वही झेलते रहो। तो एक बिजनेस करने वाले को कितनी हजार चीजें नोटिस करनी पड़ती हैं, इस बात को आप समझो। क्लियर है। फैक्टर्स पॉलिटिकल, लीगल पॉलिटिकल में कौन कौन से फैक्टर्स हैं? एक तो जनरल पॉलिटिकल डेवलपमेंट क्या हो रहा है, बिजनेसेस का पॉलिटिसाइजेशन कितना था। जैसे कि अभी मैंने रिसेंट में देखा था कि पाकिस्तान में, ठीक है ना, जो बिजनेसेस है वो, जैसे इंडिया में बड़े नाम है, रिलायंस है, अडानी है, ऐसे करके कुछ बड़े बिजनेस ग्रुप्स हैं, टाटा है, ठीक है। पाकिस्तान में ऐसे कोई बड़े बिजनेसेस है ही। उसका रीजन क्या है कि पाकिस्तान के जो बड़े बिजनेसेस हैं वो आर्मी कंट्रोल्ड है। समझ में आ रहा है? मतलब वहां का जो स्ट्रक्चर है, जो भी उन लोगों ने बनाया है, ठीक है, उसमें क्या है कि बड़ी ऑर्गेनाइजेशन सब किसके पास है? आर्मी के पास। और इसलिए आर्मी वाले इतने होते हैं कि कभी कभी क्या बन जाते हैं, वो प्रेसिडेंट बन जाते हैं। मतलब पाकिस्तान में सबसे मेन क्या है? आर्मी। उनका सिस्टम बिजनेस का ही ऐसा है कि आर्मी वाले रहते हैं, इसलिए जो ऑर्गेनाइजेशन है बड़ी, उनमें एम्प्लॉयड भी कौन होते हैं? आर्मी वाले। और इसीलिए आर्मी उनकी बहुत ज्यादा है, जबकि देश उतना बड़ा नहीं है, जितनी ज्यादा उन लोगों ने क्या क्रिएट कर रखी है, आर्मी और वो सब। समझ में आ रहा है? क्योंकि कंट्रोल ही बेसिकली किसका है? आर्मी वगैरह का। तो उससे क्या होता है कि देश की मेंटालिटी भी एक पर्टिकुलर तरीके से मूव करती है। समझ में आ रही है बात? जैसे हमारे यहाँ आर्मी है, पर आर्मी का रोल बिजनेस में तो है ही नहीं ना। अरे सर, बस कितना है, वो जो कैंटीन में सामान मिलता है, दैट्स इट। मेजर बिजनेसेस में क्या है? वहां तो मेजर बिजनेसेस ही कौन कंट्रोल कर रहा है, यानी इस लेवल की कि टाटा अडानी, मतलब 10% जीडीपी का उनका कौन कंट्रीब्यूट करने वाले जो बिजनेसेस हैं, वो सब आर्मी कंट्रोल। ठीक है। तो पॉलिटिसाइजेशन कितना है देख रहे हो तुम, किस कंट्री में दिखता है, और उसके कारण उनकी हालत जो है वो ज्यादा खराब है। पॉलिटिकल स्टेबल। अब जैसे आप मान लो स्टेबल सरकार है, तो बिजनेस कितना ग्रो। और मान लो आए दिन चुनाव होते रहते, चुनाव का खर्चा एक बार का एक पार्टी का 27.5 करोड़, 27.5 हजार करोड़ तक का था। गूगल पे ही देखा था मैंने, मुझे उसकी ऑथेंटिसिटी उतनी नहीं देखा। अरे पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, प्रैक्टिसिंग ऑफ द रूलिंग पार्टी। क्योंकि क्या होता है देखो, सेकेंड वर्ल्ड वॉर क्यों, किसी को पता है? तो कैसे लोग, ये पता होना चाहिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। हाँ, किसी को कुछ आइडिया नहीं? गुड। क्या था कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में बहुत सारे वो लगाए गए थे। जर्मनी हार गई थी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। बहुत सारे बैन वैन लगाए थे जर्मनी। तो जर्मनी का एक लीडर ऐसा हुआ जिसने कि फिर क्या करना चालू किया, बोले कि यार हम नहीं चाहेंगे ये सब। अरे सर, तो उसने पूरा आर्मी बना करके और पूरी दुनिया पे ही कब्जा करना चाहता था। मतलब हिटलर जो है, उसका जो ड्रीम था, वो शायद वर्ल्ड लीडर बनने का। वो रेड कर करके और पता नहीं कितनी कंट्रीज पे तो उसने कब्जा कर लिया। और कब्जा करने के बाद, मतलब इसने, मतलब मत देखना, बहुत खतरनाक है। पर एक मूवी है शिंडलर्स लिस्ट, इसने देखिएगा, बहुत फेमस मूवी है वो। लेकिन बहुत थोड़ी वैसी है, मतलब खून खराबा उसमें बहुत ज्यादा है। उसमें बताया कि जो हिटलर था वो, मतलब पूरे जो नाजी सिस्टम था,
वो किस तरीके से ट्रीट करता था, मतलब जैसे किसी को कब्जा लिया ना तो वो स्लेव थे, मतलब ऐसे ही चलते फिरते किसी को गोली मार दे, मतलब ऐसे, मतलब मन किया तो गोली मार, ऐसा लोगों को ट्रीट कर। समझ में आ रही है बात? ठीक है, इतना खतरनाक। और मतलब वो पूरे उनके घर भर सब लूट लिए उन्होंने, किसी के पास एक वो ना बचे। और जो ऐसे लोग हैं जो बूढ़े हैं, समझ में आ रहा है, ये काम नहीं कर सकते, उनको मार दो, सीधे सीधे उनको मार दिया। जितने वो लोग हैं जो काम वाम कर सकते उनको एम्प्लॉय कर लिया कि तुम लेबर बनो, तो बाकी सबको जान ही से मार दिया। मतलब बिल्कुल बेरहमी से, मतलब बहुत ही अलग लेवल। ये सब किस कारण से कवर हुआ? क्योंकि उसकी जो आइडियोलॉजी वो थी कि जो भी ज्यूस थे, जूइश पीपल, पता नहीं उनका और क्या रहा, वो बहुत डिटेल में मैंने नहीं किया, पर उसको वो हेट करते थे। समझ में आ रहा है, मतलब ज्यूज जो कम्युनिटी होती है उनको वो हेट करते थे। तो वो पूरे जूइश को मार डालना चाहते थे, तो उनका यही कॉन्सेप्ट ही होता है। आइडियोलॉजी से कितना फर्क पड़ता है आप समझो, कि उसने अपनी आइडियोलॉजी को पूरे देश की आइडियोलॉजी बना दिया और फिर कई देशों पे कब्जा करने की कोशिश। फिर इवेंचुअली जब सब बने, मतलब जापान का अपना अलग चलता था, वहां की भी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी के ही कारण जो है वो दिक्कतें हुई थी उसको। तो मतलब ये जो लीडर्स होते हैं, ये जब गड़बड़ होते हैं या पॉलिटिकल पार्टीज गड़बड़ होती है तो पूरा देश जो है वो गर्त में चला जाता है। ठीक है ना, कि जो रूलिंग पार्टी है वो किस तरीके से सोच रही है, बहुत खतरनाक। पॉलिटिकल मोरालिटी, तो लोग लड़ते हैं, पॉलिटिक्स भी करते हैं, लेकिन उसमें एक मॉरल होता है। जैसे कि अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, अरे या पहले के और भी लीडर्स थे, तो पॉलिटिक्स करना ठीक है, लेकिन उसमें एक मॉरल लेवल पर जो है वो लोग वर्क करते हैं। जैसे मान लो कि दो लोग लड़ रहे हैं, तो दो लोग लड़ते हुए भी इस बात का ध्यान रखेंगे नॉर्मली कि भाई कोई ऐसे वैसे ना लग जाए कि अगला हॉस्पिटलाइज हो जाए। आप पॉइंट समझ रहे हो? ठीक है, तो मान लो कोई लड़क रहे हैं और जम से लग गई किसी को, तो वही आपस में कर लगता है, अरे भाई क्या हो गया, अरे सब क्लियर है ना? ठीक है ना? लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन क्या है? ठीक है, अगर बहुत ज्यादा करप्ट लोग हैं या बहुत ज्यादा गैंगस्टर टाइप के लोग हैं तो फिर अलग तरीके से चलेगा वो, है ना? पब्लिक एटीट्यूड टुवर्ड्स बिजनेस, मान लो पब्लिक का एटीट्यूड है, कह रहे बिजनेस तो चलो, है ना, तो फिर क्या होगा, उस तरीके से चलेगा। आ रहा है समझ? ठीक है, फिर आप अच्छा प्रोडक्ट बना लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, specific legal enactments and framework in which the enterprise has to function। मतलब पूरा जो फ्रेमवर्क है एंटरप्राइज का वो कौन बनाता है? सरकार। कि हमारा किस तरीके से चले, मतलब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, ये सब फैक्टर्स अफेक्ट डाल, है ना? कानून बना देना काफी नहीं होता, वो लागू करना। जैसे कानून है ना, प्लास्टिक बैन है, समझ आ रहा है बैन, लगता है, सोचो लीगली बैन है। हेलमेट लगाना अनिवार्य है, सिर्फ चालान के लिए, नहीं तो क्या कहते हैं, हेलमेट हर समय चेकिंग चलनी चाहिए ना, थोड़े टाइम चलती है, कमाई हो गई तो फिर बस रुक जाते, फिर अब मत लगाओ, कहीं आदत ना बन जाए तुम्हारी हेलमेट लगा। अरे सर, नहीं तो अगली बार तो फिर कमाई नहीं हो पाएगी। अरे सर, अभी तो क्या होता है कि भाई एक दिन लगे और टारगेट पूरे हो जाए, सोचो सब हेलमेट लगाने लग जाए, समझ में आ रहा है, तो बेचारे पुलिस वालों का टारगेट कंप्लीट ना हो बहुत बार। ठीक है, गवर्नमेंट पॉलिसीज, एक्सटेंट ऑफ, है ना, फिजिकल वो सब, एक्सटेंट ऑफ गवर्नमेंटल इंटरवेंशन, गवर्नमेंट कितना दखल अंदाजी करती है इसमें, बिजनेस, और पर्पसफुलनेस एंड एफिशिएंसी ऑफ गवर्नमेंट एजेंसी। तो बहुत सारी एजेंसीज बना देते हैं, जैसे हमारे देश में एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज है, पता है, हर जगह पर। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज का मतलब ये कि सरकार की एक ऐसी बॉडी जो हर बिजनेस जिसके यहाँ भी वैकेंसी निकलेगी तो वो उसको बताएगा, और एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज जो है वो उन लोगों को बताएगा जो कि बेरोजगार है। हर, पर प्राइवेट एम्प्लॉयमेंट एजेंसी ज्यादा चलती है। क्लियर है ये? ठीक है ना? तो इस तरीके से चलता है। फिर क्या है?
टेक्नोलॉजिकल एनवायरमेंट, ये थोड़ा सिंपल है ना। नए नए इनोवेशन होते रहते हैं, इससे हमारे बिजनेस को बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। हम लोग पढ़ रहे हैं क्या, बिजनेस एनवायरनमेंट में कौन कौन है जिससे बिजनेस को फर्क पड़ता है, ठीक है ना। तो इन्वेंशन से फर्क पड़ता है। आपको पता है एक टाइम पे सीडी डीवीडी का मार्केट था, लोग किराए से लेकर के आते थे 20-20 रुपए में और फिर मूवी देखते थे। उससे और 20 साल पहले वीसीआर चलते थे, बड़ी वीडियो कैसेट आती थी, मतलब इतनी बड़ी, मतलब इतनी बड़ी। आ रहा है समझ? अभी होगी, अभी भी किसी किसी के तो मम्मी पापा की शादी की जो रहती हैं वो नॉर्मली वो वीडियो कैसेट में ही, अब तुम लोग तो क्या, तुम लोग तो मम्मी पापा का नहीं होगी, पर हमारे टाइम में वो वीडियो कैसेट्स में ही रहती, ठीक है ना, समझ रहे हो। वहां से मतलब उसमें कितना ही डेटा स्टोर होता था। और अब पेन ड्राइव और जैसे हार्ड ड्राइव्स या ये सब आ गए, तो अब गूगल ड्राइव, मतलब अब तो ऑनलाइन कितना डेटा स्टोर होने लग गया, जीबीज में, समझ में आ रहा? पहले तो एमबी में डेटा आ जाए तो बहुत बड़ी बात है। अरे सर, ठीक है, आज की डेट में कोई मूवी रेंटल ऐसे लेकर के मार्केट से नहीं करता। इनफैक्ट ओटीटीज आ गए, उसमें रेंटल चालू हो गया, मतलब वो बहुत अलग लेवल पर है। पूरे के पूरे बिजनेस जो मॉडल्स थे वो खत्म हो चुके, कितने नए नए आए और फिर पूरे के पूरे खत्म, ठीक है ना। फिर है ना, तो टेक्नोलॉजिकल चेंज का आपके बिजनेस पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है। समय रहते अगर आपने बिजनेस चेंज कर लिया तो ठीक, नहीं तो फिर इवेंचुअली आपको प्रॉब्लम हो। अपॉर्चुनिटीज अराइजिंग आउट ऑफ टेक्नोलॉजिकल इन्वेंशंस, रिस्क एंड अनसर्टेनिटी ऑफ टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट। टेक्नोलॉजी कई बार अपॉर्चुनिटीज भी देती है और थ्रेट भी, ठीक है ना। अच्छा, गवर्नमेंट का रिसर्च एंड डेवलपमेंट कितना हुआ है, उससे इनोवेशन होने के चांसेस का पता लगता है कि कितना इनोवेशन होगा। टेक्नोलॉजी इज यूज बाय द कंपनी, मैन्युफैक्चरिंग एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज। और रोल ऑफ टेक्नोलॉजी, इट्स क्रिटिकलिटी, मतलब टेक्नोलॉजी कितनी इंपॉर्टेंट है। अब सॉफ्टवेयर कंपनी है, उसका का सारा काम टेक्नोलॉजी पे ही चलना है। किराना दुकान है, टेक्नोलॉजी चेंज होने से उसके बिजनेस पर उतना फर्क नहीं आना। लेकिन हाँ, जैसे टेक्नोलॉजी चेंज हुई तो ऑनलाइन डिलीवरी चालू हो गई, उससे उसको फर्क आया। तो अब तो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट का सारे ही बिजनेस पे फर्क आ रहा है। सोर्सेज ऑफ टेक्नोलॉजी, इन्वेस्टमेंट इन टेक्नोलॉजी, जितना टेक्नोलॉजी में इन्वेस्टमेंट होगा उतने और नए इन्वेंशन जो है निकल करके आते हैं। तो जैसे गवर्नमेंट ने चलाया डिजिटल इंडिया, तो उसके कारण कितने सारे, जैसे पेटीएम करके एक है, पहले कैश नहीं चलता था, आज के डेट में पेटीएम कौन यूज करता था पहले, ये मोबाइल का मीडियम कौन यूज करता था, बहुत ही कम लोग यूज करते थे, ठीक है। एरिया ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ टेक्नोलॉजी एंड रिक्वायरमेंट ऑफ एडिशनल टेक्नोलॉजी, ठीक है। ग्लोबल एनवायरनमेंट से कैसे फर्क पड़ेगा। अ, देखो, ग्लोबलाइजेशन से पूरा दुनिया तो एक मार्केट बनी है। पॉइंट ये है कि मेरा प्रोडक्ट कैसा है, मल्टीनेशनल प्रोडक्ट है, जैसे एप्पल की बात करेंगे, कोको कोला की बात करेंगे, ये सब कौन सी है कंपनी, मल्टीनेशनल, समझ आ रहा है, ठीक है। तो इसका पूरे वर्ल्ड लेवल पर फर्क पड़ता है, ठीक है। इस बात को समझो। देखो कि ग्लोबल एनवायरनमेंट कैसा है, मान लो लोग हेल्थ कॉन्शियस होने लग जाएंगे तो क्या होगा, है ना, कोल्ड ड्रिंक्स और ये सब पीना बिल्कुल छोड़ देंगे। और इस बात का ही ध्यान रखते हुए इन लोगों ने क्या बनाई, डाइट को, है उसमें भी शक्कर, कोई डाइट वाइट नहीं है उसमें। अरे शक्कर का पानी है वो, उसमें क्या डाइट डाल दिए थे, उसमें डाइट डाल के क्या कर दिया, शक्कर उड़ा दी क्या। अरे समझ, एडिड शुगर होते ही है उसमें, ठीक है ना। डाइट कोक भी तो मीठी होती है ना, बिल्कुल सेम ना। मार्केटिंग स्टंट है तो बस, चलो क्या शुगर फ्री डाल देते हैं क्या महंगी कर दी और द कंपनी कमिट्स इटसेल्फ विद हेवीली, ठीक है, डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट, इट हैज द एबिलिटी,
इंटरनेशनल इवेंट से फर्क पड़ता है। अब जैसे युद्ध छिड़ गया किसी किसी देश में, तो फर्क पड़ता है इंटरनेशनल बिजनेसेस को, है ना। इमर्जिंग ग्लोबल मार्केट्स अगर बदल गए तो उससे ग्लोबल कंपनीज को फर्क पड़ेगा। और कभी कभी देशों के बीच में क्या होता है, फर्क आ जाता है, उससे भी क्या होता है, पर्टिकुलर बिजनेस को फर्क पड़ता है। ठीक है ना। इसके एग्जांपल्स दिए हुए हैं। जैसे रिटेल इंडस्ट्री को, तो प्रोडक्शन प्रोसेस और प्रोडक्ट इनोवेशन, बनाने के तरीके बदल गए हैं। एक्चुअली में ना, जैसे रिटेल में जो पैकेजिंग और वो सब होती है ना, तो पहले बहुत अलग था, आज के डेट में वो बहुत अलग है। ठीक है ना। एफडीआई और उसकी पॉलिसीज से रिटेल में फर्क पड़ा कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट हो सकता है, तो रिटेल में फॉरेनर्स और फॉरेन ब्रांड्स जो है वो भी आ गए। जैसे वॉलमार्ट को भी हम एंट्री दे रहे थे, है ना, तो मना कर दिया था। अभी अमेजोन है तो वो रिटेल में काम कर ही रहा है। ठीक है। चेंजेस इन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस, उससे फर्क पड़ता है रिटेल सेक्टर में। इन्फ्लेशन, मेरे हिसाब से ज्यादातर चीजें ना कॉमन ही है। ठीक है ना। स्पेशल वाली बस तुम पढ़ सकते हो। ठीक है। डिमॉन्स्ट्रेशन इफेक्ट में आ रहा है, आईटी के डेवलपमेंट से सप्लाई चेन में फर्क आ रहा है, कुछ ऐसा नहीं। अच्छा, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में किस चीज से फर्क पड़ा है? नई रिसर्च से नई नई टेक्नोलॉजी निकलती रहती है कि भैया देखो अब कार में क्या, ये एक तो BS3 BS4, ये पता है ना आपको, ये स्टैंडर्ड है जिसके बेसिस पर ऑटोमोबाइल बनती है ना। ये एनवायरनमेंट को लेकर के है ना, एंटी पॉल्यूशन प्रेशर्स। ठीक है, इको फ्रेंडली कार्स, तो इसलिए अभी क्या बढ़ रहा है, इलेक्ट्रिक कार का वो बढ़ रहा है, ऑल्टरनेटिव फ्यूल्स। इलेक्ट्रिक कार का क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि भैया सरकार को लग रहा है कि भैया लॉन्ग टर्म में तो पेट्रोल डीजल का फ्यूचर तो है। पॉपुलेशन ग्रोथ एंड एज मिक्स। ठीक है ना, कि किस एज के लोग ज्यादा हैं तो उस तरीके के गाड़ी बिकेगी, है ना। मान लो लड़कियां ज्यादा हैं तो फिर वो क्या होगा। वैसे ना हाइब्रिड मॉडल निकाल दिए ना जब से इन लोगों ने। एक्टिवा जब पहली बार आई थी पहले बहुत क्लियर बात है कृष्ण, कि बाइक्स लड़कों के लिए, स्कूटी लड़कियों के लिए। इतना साल तक चलाना, ये 20 साल, समझा रहे कि कोई साल टीवीएस की आती थी स्कूटी, वही खरीदते थे, वही एक सिंपल मॉडल था, सालों तक हो चुके। उसके बाद होंडा आई, होंडा ने लॉन्च की एक्टिवा। ये अभी तक चल रही है, लेकिन जब सबसे पहले उसने लॉन्च की थी, हाइब्रिड है, मतलब उसमें उन लोगों ने उसको ऐसा बनाया कि भैया ये लड़का स्पेस, ये लड़की स्पेसिफिक है ही नहीं कि वो मोपेड टाइप की, कि हाँ है। लेकिन वो स्कूटी बहुत ही छोटी सी दिखती थी, और ये बहुत हैवी थी, और इसमें सामान वामान भी अच्छा आ जाता था, और स्कूटर चलाते ही थे लोग, तो स्कूटर के जैसी उन लोगों ने वो मोपेड बना, और उसका जो मार्केट बना, तो उसके बाद हर कंपनी ने, क्योंकि होंडा ने चालू किया, फिर आप देखोगे तो टीवीएस की भी ये जुपिटर और वो सब आई, और उसके बाद फिर वो जो सुजुकी है वो भी बाइक्स और वो बनाती थी, सुजुकी ने एक्सेस लॉन्च की। आज की डेट में हर कंपनी के पास ये वाला एक मॉडल, हर समय, और मल्टीपल मॉडल्स। ठीक है। तो टीवीएस की स्कूटी पेप आई थी, पर स्कूटी पेप भी एक्चुअली में वही, उसके ऊपर चल गया मार्केटिंग का कि नहीं ये तो लड़कियों की गाड़ी है, लड़कियों की गाड़ी है, तो फिर वो अ, नहीं चल पाता, क्योंकि गाड़ी को लेकर के एक फैशन वो बहुत ज्यादा रहता है लड़कों का, रहता है कि भैया लड़कियों वाली गाड़ी भी चलानी है, ऐसा वाला, मतलब हमारे टाइम में तो था ऐसा। ठीक है, आज के डेट में तो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो रहता है कि नहीं भैया हमको तो बाइक ही चाहिए। और अब फिर फैशन के लिए फिर वो KTM और वो पता नहीं कौन सी कंपनी की वाली बाइक्स आ गई हैं, जिसका कि सिर्फ नाम का वो बहुत सारे पैसे बढ़ा देते हैं, वो हार्ले, अरे सर। ठीक है। ठीक। रूरल में अलग गाड़ियां चलती हैं, ठीक है ना, अर्बन में, शहरों में अलग चलती है। फैमिली स्ट्रक्चर चेंज हो गए, पहले घर में पूरी जॉइंट फैमिली में एक गाड़ी होती थी, सब लोग यूज कर लेते थे। न्यूक्लियर फैमिली हो गई, और उसके बाद भी एक एक घर में दो दो गाड़ी चाहिए, हस्बैंड को अलग चाहिए, वाइफ को अलग चाहिए। समझ में आ रही है बात? हाँ, इनकम लेवल चेंज हो गए। ठीक है ना। इनकम लेवल अगर बहुत हाई आई है तो फिर उस लेवल की गाड़ियां बिकेंगी। इम्पोर्ट एक्सपोर्ट ड्यूटी बढ़ने के कारण देखो,